चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल पेपर की, जो कि 8 मई 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। इस पेपर का फॉर्मेट मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से था, इसलिए इस पूरे पेपर को आपको टाइप फॉर्मेट में लाया गया है। बट बिफोर दैट, जो भी लोग इस पेपर को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि ये पेपर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है जो लोग स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। चाहे आप नॉर्सेट के लिए देते हैं या फिर आप महाराष्ट्र DMER की वैकेंसी आई उसके लिए एग्ज़ाम देते हैं। 3000 से ज़्यादा पोस्ट निकाली गई है महाराष्ट्र DMER में। या फिर आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं, स्पेशली नर्सिंग का एग्ज़ाम, स्टाफ नर्स हो गया आपका, चाहे GMC का हो गया या फिर HPSSC का हो गया, OSSC का हो गया, तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर पूरे जो 100 क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए थे। आपका नॉन नर्सिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं था। सेकंड थिंग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग और फंडामेंटल को कवर किया गया है इस पेपर में। तो क्लास को और इस पूरे पेपर को एंड तक ज़रूर देखें। जस्ट बिकॉज अब आपको डाउट ना हो तो मैं ऑफिशियल पेपर भी आपको दिखाती हूँ, कि जिससे आपके मन में कोई भी शंका ना रह जाए कि ये पेपर मैंने तो नहीं बनाया। तो ये पेपर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बनाया है। ये पेपर मई 2023 में कंडक्ट करवाया गया था। सेकंड थिंग, जो भी लोग नॉर्सेट प्लस एम्स के पेपर्स लेना चाहते हैं उनके लिए प्राइस बहुत ही कम डिडक्ट कर दी गई है, जिसमें आपके 13 से 14 एम्स के पेपर रहेंगे, एक नॉर्सेट पेपर होगा, प्लस फ्री मॉस्बी की बुक है जो MCQ बेस्ड आपको फॉरवर्ड की जाएगी। जो भी लोग MP ग्रुप 5 के पेपर्स लेते हैं उनको 75 रुपीज़ में 10 सेट्स अवेलेबल हैं। ANM वालों के लिए 22 सेट अवेलेबल हैं, जो कि आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेपर्स को ले सकते हैं। और भी आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, इस पेपर को पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि फॉर्मेट किस तरीके से था, इसलिए इसको पूरा टाइप पेपर जो कि आपको एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो यहाँ पर इस पेपर को है जो पूरे टाइप फॉर्मेट में लाया गया है, जिससे आपके जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो क्लियर आपको समझाए जा सकें। चलिए, आज की क्लास में हम जो पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे इस पेपर में वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस क्लास को ऐड किया गया है। पूरा पेपर इंग्लिश फॉर्मेट में था आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ हेल्थ फेयर एट द लोकल मॉल एंड आर गिविंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन टू सीनियर सिटीजन्स, व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन आर द नर्स प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पर एक नर्स है, जो क्या है, एक नर्स है, और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी हम यहाँ पे बात कह सकते हैं। तो वो किसी भी मॉल में, लोकल मॉल में एक हेल्थ फेयर, जैसे आप कैंप वगैरह जाके लगा लेते हैं, वो है यहाँ पे। जो भी सीनियर सिटीजन है उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं। तो ये किस तरीके का प्रिवेंशन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर क्वारंटरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को जब आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का शॉट देते हैं, तो मतलब कि वैक्सीन, बात की जा रही है वैक्सीन की, तो वैक्सीन है जो कब दी जाती है, प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पर। कब दी जाएगी, प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पर। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन को वैक्सीन दी जा रही है, किस तरीके से दी जा रही है, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, ताकि उनको जब भी अपकमिंग टाइम में इन्फ्लुएंजा होने का रिस्क है जो कम रहे। हेल्थ एजुकेशन की बात करें किसी भी चीज़ को लेकर, तब आप प्राइमरी प्रिवेंशन कहेंगे। वैक्सीन कहें तो प्राइमरी प्रिवेंशन कहेंगे। ट्रीटमेंट कहते, डायग्नोसिस कहते तो होगा सेकेंडरी। कॉम्प्लिकेशन कहें तो टर्सरी। ऑफ रिहेबिलिटेशन, ये सब किस में आएंगे, टर्सरी प्रिवेंशन में। अगला क्वेश्चन है, नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड दैट इज सपोर्टेड बाय रिलायबल रिसर्च इज नोन एज। तो ऐसी नर्सिंग केयर जो आपकी रिलायबल रिसर्च पर डिपेंड करती है, वो कौन सी केयर है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिस, नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस या फिर हिस्टोरिकल प्रैक्टिस। नर्सिंग केयर जो कि सपोर्ट करती है किसी भी रिलायबल रिसर्च को लेके, तो कौन सी नर्सिंग प्रैक्टिस कहलाएगी, ये कहलाएगी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस का मतलब, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ पर ऑलरेडी रिसर्च की जा चुकी है, इसलिए जो भी हमें कह सकते हैं एविडेंस रहेंगे, जो भी आपके पास प्रूफ रहेंगे, उसके बेस्ड जो केयर होगी वो कौन सी कहलाएगी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन इज, who has decreased mortality by improving sanitation in the battlefields resulting in decrease of illness and infection। तो यहाँ पर किसने डिक्रीज की है, मतलब कम किया है, किसके लिए, मॉर्टेलिटी, मरने के लिए। जो बैटल फील्ड हैं, जो भी मैदान होगा जहाँ पे युद्ध वगैरह होते हैं, इलनेस इन्फेक्शन को कम करने के लिए किसने ये काम किया है,
फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्लेरा बार्टन, डोरोथिया डिक्स या फिर लिलियन वाल्ड ने? किसने ये काम किया है? ये काम किया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जिसको फादर ऑफ नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज क्लाइंट ऑन, जो डोरोथिया ऑरेम है, इन्होंने तो सेल्फ डेफिसिट थ्योरी दी थी। नेक्स्ट वन इज क्लाइंट ऑन एंटीकोआगुलेंट थेरेपीज स्पेशली मॉनिटर्ड फॉर। यदि क्लाइंट को एंटीकोआगुलेंट थेरेपी दी जा रही है, एंटीकोआगुलेंट मतलब हेपेरिन वारफेरिन दी जाती है, तो यहाँ पर आप किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेंगे? नोजिया के लिए, चेस्ट पेन के लिए, इंसोम्निया के लिए कि हेमेच्यूरिया के लिए? तो यहाँ पर जब भी किसी भी पर्सन को एंटीकोआगुलेंट दिया जा रहा है तब क्या किस चीज़ को मॉनिटर करेंगे? हेमेच्यूरिया को। हेमेच्यूरिया का मतलब है कि यूरिन में ब्लड का आना, इस चीज़ के लिए मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज which of the following terms denote patient's inability to void even though the kidneys are producing urine that enters the bladder? ऐसी क्षमता की पर्सन की, ऐसी इनेबिलिटी मतलब किडनी प्रॉपर काम करती है, किडनी ने प्रॉपर यूरिन बना दी, बना के ब्लैडर में भेज दी स्टोर करने के लिए। अब यूरेटर के थ्रू यूरिन यूरेथ्रा से बाहर आएगी। अब यहाँ पर लेकिन ब्लैडर में यूरिन भर गई है, फुल है ब्लैडर, किडनी ने यूरिन बना दी लेकिन वॉइड नहीं कर पा रहे, पास नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? अर्जेंसी, रिटेंशन, ओलिगोयूरिया की डिसयूरिया? डिसयूरिया में तो पेनफुल यूरिनेशन होगा आपका, ओलिगोयूरिया में जो बहुत ही कम यूरिन पास होगी 24 घंटे में, अर्जेंसी में बहुत फास्ट जाना। लेकिन इनेबिलिटी टू वॉइड मतलब बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं आप, ये क्षमता क्या कहलाएगी? इनेबिलिटी टू वॉइड का मतलब रिटेंशन, क्या है? यूरिनरी रिटेंशन। कुछ केस में ब्लैडर फुल है लेकिन आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट इज काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन डिस्क्राइब। काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या डिस्क्राइब करेगी? ऑप्शन में यहाँ पे रैपिड ब्रीदिंग, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, मॉइस्ट और स्टेरोटियस ब्रीदिंग, पीरियड ऑफ एपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन। तो यहाँ पर जब ब्रीदिंग कैसी हो, बहुत ज़्यादा डीप हो, कभी कभी बहुत फास्ट हो सकती है, कभी कभी बहुत डीपर ब्रीदिंग है जो देखने को मिलेगी, इसको हम कहेंगे काइनी स्ट्रोक ब्रीदिंग, जिसमें पीरियोडिक फॉर्म में कभी फास्ट कभी स्लो। तो यहाँ पर इस तरीके की ब्रीदिंग में क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगी। ये यहाँ पे कहा है रैपिड, कभी रैपिड भी होती है लेकिन कभी बहुत स्लो होगी, इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर होगा डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग। क्या है? डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग। और जनरली जब हार्ट फेलियर की सिचुएशन होती है या फिर ब्रेन ट्यूमर हो तब काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए कितने डिग्री पे इंजेक्शन को एडमिनिस्टर किया जाएगा? ऑप्शन है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 160 डिग्री या फिर 180 डिग्री। कितने डिग्री पर इंजेक्ट किया जाता है IM इंजेक्शन? 90 डिग्री पर। कितना? 90 डिग्री पर। जेट ट्रैक मेथड अपनाई जाती है वो भी। नेक्स्ट वन इज द पर्पस ऑफ मेकिंग मिटन कॉर्नर्स वाइल डूइंग बेड मेकिंग। जब आप बेड मेकिंग करते हैं, जब आप क्या करेंगे? बेड मेकिंग करते हैं, हॉस्पिटल में आपकी फर्स्ट ईयर में ड्यूटी लगाई जाती है। बेड मेकिंग करते टाइम पे आप जो मिटन कॉर्नर्स होते हैं वो क्यों बनाते हैं? टू कीप बेड लिनन सिक्योर, टू प्रोवाइड वार्मथ, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप। तो यहाँ पर जब बेड मेकिंग करते टाइम आप कॉर्नर्स है जो मिटन से बनाते हैं, मिटन कॉर्नर्स, तो क्यों बनाएंगे? ताकि लिनन है जो सिक्योर रहे। कैसा रहे? बेड लिनन क्या रहे? सिक्योर रहे, खिसके नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए जब भी आप बेड मेकिंग करेंगे तो मिटन कॉर्नर्स क्यों बनाए जाते हैं? बेड लिनन को सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज वन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमने कई 3-4 प्रकार के पढ़े हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो यहाँ पर जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ये कौन सा है? 0.5% सोडियम क्लोराइड, 0.45% सोडियम क्लोराइड,
3% सोडियम क्लोराइड या फिर 5% सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ऐसा सॉल्यूशन क्या है, ऐसा सॉल्यूशन तो यहाँ पर इस तरीके का सॉल्यूशन कौन सा है, 0.9% सोडियम क्लोराइड। क्या है, 0.9% सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में आएगा। किस में आएगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन में। हमने यहाँ पर जो हमारा सेकंड चैनल है उसमें पढ़ा हुआ है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तीनों टाइप के सोल्यूशन हमने पढ़े हुए हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, सेल के अंदर और बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगी, क्या होगी, इक्वल रहेगी। लेकिन हाइपरटोनिक में आउटसाइड जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इनसाइड के, और इसी के अपोजिट हाइपोटोनिक में आउटसाइड कम होगी लेकिन इनसाइड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है वो कौन सा, वो 0.9% सोडियम क्लोराइड, मतलब इक्वल। नेक्स्ट इज preparing to take a pulse on a patient who is receiving digoxin which affects the heart rate. This assessment needs to be completed prior to the medication administration. Which skill is correct when assessing the pulse of this patient? तो डिगॉक्सिन यहाँ पर हार्ट रेट को अफेक्ट करती है। जब भी पर्सन की हार्ट रेट बिलो 60 हो, डिगॉक्सिन नहीं दी जाती, डिजिटालिस एजेंट नहीं दिए जाते, क्योंकि ये पल्स रेट को और कम करेंगे, पर्सन सीधा ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे केस में जब भी आप जो डिगॉक्सिन मेडिकेशन देते हैं तो क्या चीज़ पहले चेक करेंगे, रेडियल पल्स टेकन फॉर 15 सेकेंड, फीमोरल पल्स टेकन फॉर 15 सेकेंड, कैरोटिड पल्स टेकन फॉर अ फुल मिनट, या फिर एपिकल पल्स टेकन फॉर अ फुल मिनट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो डिगॉक्सिन मेडिसिन आपको नहीं देना है जब पल्स रेट कितनी हो, बिलो 60 हो। लेकिन यहाँ पर आपको चेक कौन सी पल्स करना है, एपिकल पल्स को एटलीस्ट 1 मिनट तक चेक करना है। किसके लिए, एपिकल पल्स को, क्योंकि जनरली आप कैरोटिड पल्स चेक करते हैं नेक के यहाँ पे, लेकिन जब भी डिगॉक्सिन की बात आती है तो आपको 1 मिनट तक, पूरे 1 मिनट तक देने के पहले क्या करना है, एपिकल पल्स को चेक करना है, जहाँ से आपकी एक करेक्ट रीडिंग आए। नेक्स्ट इज सुपीनेशन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपीनेशन, टर्न लोअर आर्म एंड हैंड सो पाम इज डाउन, turn lower arm and hand so palm is up, turn palm toward the inner aspect of forearm, या फिर turn fingers position to midline। तो सुपीनेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, ये सब हमने पढ़े हैं। वैसे ही सुपीनेशन है जब आप लोअर आर्म को नीचे करेंगे तो आपका हाथ का जो पाम है, हथेली है, वो अपने आप ऊपर हो जाएगी। तो क्या है, सुपीनेशन। यहाँ पर इमेज देखिए आप, इमेज से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाथ आपने क्या किया, नीचे की तरफ किया तो आर्म आपकी अपने आप ऊपर चली जाएगी। तो वही यहाँ पर है प्रोनेशन। प्रोनेशन इसके अपोजिट होगा, अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है। हो सकता है इमेज दे के पूछे, यहाँ पर डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप लोअर आर्म को, टर्न लोअर आर्म एंड हैंड शो पाम इज अप, क्या है, सुपीनेशन। नेक्स्ट वन इज which of the following is an indication for a binder to be placed around a surgical patient with new abdominal wound। तो बाइंडर को प्लेस किया जाएगा यदि किसी पर्सन की एब्डोमिनल वुंड के लिए सर्जरी हुई है तो क्यों किया जाएगा, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ड्रेनेज, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एब्डोमिनल टिश्यू व्हेन कफिंग एंड वॉकिंग, रिडक्शन ऑफ एब्डोमिनल स्वेलिंग, स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस। तो बाइंडर यूज़ किया जाता है तब जब भी कोई एब्डोमिनल वुंड की सर्जरी की गई हो तब। तो इस वाइंडर का मेन काम क्या है, वाइंड का मतलब तो बांधना ही होगा यहाँ पे। ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपकी एब्डोमिनल मसल्स को, टिश्यू को, जब भी आप छींकते खांसते हैं तो स्ट्रेनिंग होने से आपको बचे। यही वाइंडर का मेन काम यहाँ पे होगा, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एब्डोमिनल टिश्यू व्हेन कफिंग एंड वॉकिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने का सबसे सही तरीका कौन सा है, हैंड हाइजीन, वियरिंग ग्लव्स, प्लेसिंग पेशेंट इन आइसोलेशन, प्रोवाइडिंग प्राइवेट रूम्स फॉर पेशेंट। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, होगा आपका हैंड हाइजीन। क्या है, हैंड हाइजीन। हैंड वॉश करेंगे तो आप क्रॉस कंटामिनेशन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज
When the patient develop dyspnea, what is the first intervention that is to be carried out? डिस्निया का मतलब है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। जब पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है, एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे? टेक द बीपी, एलिवेट द फुट ऑफ द बेड, रिमूव क्लोथ फ्रॉम द हेड, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। तो यहाँ पर जब भी पर्सन को डिस्निया होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है? जो हेड ऑफ द बेड है उसको क्या करना है? एलिवेट करना है, जिससे पर्सन फॉलोअर्स पोजीशन में आ जाएगा और उसको सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। नेक्स्ट वन इज वाइल गिविंग ओरल मेडिकेशन पोजीशन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। जब भी आप ओरल कोई भी मेडिकेशन आप खुद लेते हैं तो कौन सी पोजीशन में लेंगे? हाई फॉलोअर, लेट लेटरल, सेम्स या फिर सुपाइन। तो यहाँ पर जब भी आप कोई मुंह से दवाई टैबलेट खाते हैं तो आप क्या करेंगे? हाई फॉलोअर्स पोजीशन में बैठ के खाएंगे, ना कि लेटे हुए। लेटे लेटे खाएंगे तो आपको ब्लॉक होने का डर भी रहेगा। लेकिन आप एस्पिरेशन से बचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? हाई फॉलोअर्स पोजीशन लेके मेडिसिन लेंगे। द टेस्ट कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड टू डिटेक्ट कोविड-19। तो कोरोना और कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है? द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट, कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट या फिर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। कोविड-19 के लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो होता है RT-PCR टेस्ट। कौन सा? RT-PCR टेस्ट। तो यहाँ पर जो फुल फॉर्म होगा इसका वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, RT-PCR जिसको हम कहेंगे, वो किया जाएगा किसके लिए? कोविड-19 को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज गिविंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू अ न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक। नर्स डिस्कस विद द पेशेंट व्हाट द डाइटरी इनटेक शुड बी। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विच हेल्थ केयर सर्विसेज। तो जब भी आप किसी पर्सन को डिस्चार्ज के इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी को नई नई डायबिटीज़ हुई है, नई ब्लड शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ है, डाइटरी इनटेक में आप उसको समझाते हैं तो किस तरीके की हेल्थ केयर है? इलनेस प्रिवेंशन, रेस्टोरेटिव केयर, हेल्थ प्रमोशन या फिर टर्सरी केयर। तो यहाँ पर आप पर्सन को हेल्थ प्रमोशन क्या है, अपनी हेल्थ के प्रति किस तरीके से जागरूक रहे हैं वो सब चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम उसको डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ, इसलिए क्योंकि न्यूली डायग्नोस्ड क्लाइंट है, उसको पहले से कुछ भी पता नहीं है। तो एज ए हेल्थ केयर सर्विसेज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप जो भी केयर समझाते हैं वो क्या होगी? हेल्थ प्रमोशन में आपकी आएगी। नेक्स्ट इज a multidisciplinary care model used to move patient efficiently from admission to discharge। मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल होगा जिसमें पर्सन को एडमिशन से डिस्चार्ज की प्रोसेस तक ले जाया जाता है। टीम नर्सिंग है, नर्सिंग प्रोसेस है, इंटरडिसिप्लिनरी केयर, केस मैनेजमेंट। ये आपका कहलाएगा केस मैनेजमेंट। क्या है? केस मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज लीडिंग कॉज ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन ओल्ड एज इज। बुढ़ापे में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा, भूलने की बीमारी होने लगती है, तो ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का लीडिंग कॉज क्या है? स्मोकिंग है, मालन्यूट्रिशन है, अल्जाइमर्स डिसीज़ है या फिर लॉस ऑफ कार्डियक रिजर्व। तो जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की जो प्रॉब्लम है किसके कारण होगी? अल्जाइमर्स डिसीज़ के कारण। पर्सन जिसमें सोचना समझना भूलने लगेगा, साथ ही साथ उसको चलने फिरने में भी दिक्कत होना स्टार्ट होगी। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा ओल्ड एज में, किसके कारण होगा? अल्जाइमर्स के कारण। नेक्स्ट इज अ पेशेंट नीड्स टू लर्न टू यूज अ वॉकर, विच डोमेन इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग द स्किल। तो यहाँ पर वॉकर के थ्रू चलने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा ही ये चलने की कोशिश कर रहा है वॉकर के साथ में, तो कौन सी स्किल है? अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव, अटेंशनल या फिर साइकोमोटर। कुछ सोचने समझने की बात होती तो आप साइकोमोटर कहते, लेकिन ये कौन सा है? यहाँ पर ये है आपका साइकोमोटर डोमेन। क्या है? साइकोमोटर डोमेन। सोचने वाली बात होती वो होता कॉग्निटिव, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है? साइकोमोटर, मतलब दिमाग के साथ साथ अपने हाथ पैर भी चलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहलाएगा साइकोमोटर डोमेन। क्लियर? नेक्स्ट इज नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ निमोनिया हु हैज सीवियर malnutrition. Nurse recognize that because of the nutrition status the patient is at increased risk for। तो यहाँ पर एक निमोनिया का पर्सन है, आपको साथ में उसको माल न्यूट्रिशन भी हुआ है, तो
एज अ नर्स आप जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है और क्या होने के चांसेस रहेंगे, कार्डियक डिसीज, सेप्सिस, डायरिया, फिर इंसोम्निया। निमोनिया है मतलब पर्सन के लंग्स में ऑलरेडी क्या है, प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन की स्टेटस भी क्या है, कैसे पता चलेगा यदि पर्सन को सेप्सिस हो जाता है तो क्या है, नर्स रिकॉग्नाइज दैट बिकम्स ऑफ द न्यूट्रिशन स्टेटस द पेशेंट इज ए रिस्क फॉर सेप्सिस। तो पर्सन को सेप्सिस है जो ब्लड इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहेगा यदि पर्सन को ऑलरेडी निमोनिया है तो। नेक्स्ट इज एन एल्डरली पेशेंट कम्स टू द हॉस्पिटल विथ कंप्लेन ऑफ सीवियर वीकनेस और डायरिया फॉर सेवरल डेज। इफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू असेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन को सीवियर वीकनेस है, डायरिया हुआ था कुछ दिन पहले, तो ये किसके कारण है, माल न्यूट्रिशन के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण, स्किन ब्रेकडाउन या फिर इनकॉन्टिनेंस। तो वीकनेस है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ टाइम पहले डायरिया भी हुआ था, तो डायरिया के कारण भी वीकनेस देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। When assessing the lower extremities for arterial function, which intervention should the nurse perform? जब आप लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं, आर्टेरियल फंक्शन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा इंटरवेंशन आएगा, असेसिंग द मीडियल मैलोइली फॉर पिटिंग एडिमा, परफॉर्मिंग एलन टेस्ट, असेसिंग द होमन टेस्ट या फिर पाल्पेटिंग द पेडल पल्स। तो यहाँ पर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आप आर्टेरियल फंक्शन चेक कहाँ पे करेंगे, पेडल पल्स में। कहाँ पे? पेडल पल्स के पास में। सो आंसर आएगा आपका पैल्पेटिंग द पेडल पल्स। कॉमन साइन तो आप चेक करेंगे डीबीटी के मरीज में। एलन टेस्ट है जो ईवीजी के लिए किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीमिटीज़ में जो आर्टेरियल फंक्शन चेक करना है होगा पेडल पल्स को पाल्पेट करना। नेक्स्ट वन इज while auscultating the adult patient lungs, the nurse hears loud bubble sound during inspiration. What do not disappear after the patient cough? Which findings should the nurse document from the lung assessment? तो यहाँ पर आपने ऑस्कल्टेशन किया किसी भी पर्सन का लंग्स को लेके, तो यहाँ पर लंग्स से आपको लाउड और जो बबल साउंड सुनाई दे रहा है, तब भी पर्सन क्या कर रहा है, सांस खींच रहा है, तब इंस्पिरेशन के टाइम पर जो अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, स्पेशली जब पर्सन खांस भी ले तब भी क्या है, रोंचाई, कोर्स क्रैकल्स, सिबिलेंट वीजिंग्स या फिर प्लूरल फ्रिक्शन रब। तो ये कौन सा है जो साइन कहलाएगा, कहलाएगा कोर्स क्रैकल साउंड। कौन सा? कोर्स क्रैकल साउंड। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट्स एफर्ट टू मैनेज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज नोन एज। पेशेंट्स एफर्ट लगाता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, क्या है, सेकेंडरी अप्रेजल है, कोपिंग है, प्राइमरी अप्रेजल है कि डिस्ट्रेस है। क्या कहलाएगा, किसी भी पर्सन का अपने स्ट्रेस को मैनेज करना ही कहलाएगी, उसकी कोपिंग क्षमता क्या है, झेलने की क्षमता और कोपिंग। नेक्स्ट वन इज द नर्स असिस्ट द पेशेंट इन कनेक्टिंग स्ट्रेसफुल इवेंट विथ द पेशेंट रिएक्शन टू द इवेंट्स, दिस अप्रोच इज नोन एज। कोई भी नर्स से किसी पेशेंट को स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लेकर कनेक्ट करती है, तो ये क्या है, इवालुएटिव केयर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग केयर है, सिचुएशनल इंटरवेंशन है कि क्राइसिस इंटरवेंशन है। स्ट्रेस की बात की जाती है तब आपका क्राइसिस ही आएगा, क्या आएगा, क्राइसिस आएगा। तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा आपका क्राइसिस इंटरवेंशन, कहलाएगी क्राइसिस इंटरवेंशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका द नॉर्मल पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। तो पोटेशियम लेवल हो गया आपका, या फिर ब्लड पोटेशियम या फिर सीरम पोटेशियम लेवल या फिर कैल्शियम लेवल, या फिर आपको पोटेशियम के अलावा कैल्शियम तो पूछा ही जाता है, सोडियम पूछा जाता है, लेवल आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है ब्लड में, तो यहाँ पर ये होता है 3.5 to 5.0, इवन 5.2 भी यहाँ पे ऑप्शन में है, तो मार्क कर सकते, लेकिन 3.5 to 5 MEQ पर लीटर क्या है, नॉर्मल रेंज होगी पोटेशियम लेवल की ब्लड में। नेक्स्ट इज बिफोर द नर्स वॉश हैंड व्हेन लीविंग एन आइसोलेशन रूम, व्हाट इज़ द लास्ट थिंग दैट इज रिमूव्ड। जब भी आप आइसोलेशन रूम से लीव करेंगे, मान लीजिए टीबी वार्ड में आपकी ड्यूटी है, तो वहाँ से आप लीव आउट करते हैं, सबसे लास्ट में क्या निकालेंगे आप, हेड कवर, मास्क, गाउन या फिर गूगल्स। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, सबसे लास्ट में आप है जो क्या निकालेंगे, सबसे लास्ट में आपको क्या निकालना है,
मास्क, क्योंकि जो आइसोलेशन रूम से आप निकलते हैं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जब भी आप आइसोलेशन रूम से बाहर निकलेंगे तो सबसे लास्ट में क्या उतारना है, मास्क। नेक्स्ट इज टू रिमूव अ ग्लव दैट इज कंटामिनेटेड व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो यहाँ पर जब भी आप ग्लव्स रिमूव करते हैं जो कि कंटामिनेटेड हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, grasp the outside of the cuff or palm of the glove and pull it away from the hand without touching the wrist or fingers. Put the thumb inside the wrist to slide the gloves over the hand with minimal touching of the hand by the other gloved hand, या फिर pull the glove off the back of the hand until it slides off the entire hand and discard it. Rinse the gloves before removing them to minimize the contamination factor. तो जब भी आप ग्लव्स निकालेंगे जो कि कंटामिनेटेड हैं, आपने ऑलरेडी पहन लिए हैं अपनी ड्यूटी में रहते हुए, कुछ भी प्रोसीजर करते हुए, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रास्प द आउटसाइड ऑफ द कफ और पाम ऑफ द ग्लव्स एंड पुल इट अवे फ्रॉम द हैंड विदाउट टचिंग द रिस्ट और फिंगर्स। रिस्ट और फिंगर्स को टच किए बिना ही आपको इसको क्या करना है, रिमूव करना है। नेक्स्ट इज पीपीई किट है जो आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट से आपको, यदि आप नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको गाउन, ग्लव्स, गॉगल्स, मास्क ये सभी आना चाहिए कि कब पहने जाएंगे, कौन से प्रोसीजर में ज़रूरी नहीं है, तो एग्ज़ाम में आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कंडीशन दैट कॉज नंबनेस, टिंगलिंग एंड पेन इन द हैंड एंड फोरआर्म। कार्पल टनल सिंड्रोम है, टार्सल टनल सिंड्रोम है, बेल्स पाल्सी की डिस्टोनिया है। तो नमनेस, टिंगलिंग और पेन और साथ में कहा गया फोरआर्म और हाथ में, ये होगा कार्पल टनल सिंड्रोम जिसमें आपकी मीडियन नर्व अफेक्ट होगी। क्या होगी, मीडियन नर्व अफेक्ट होगी। और जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, जो भी लोग लंबे टाइम तक कंप्यूटर पर वर्क करते हैं उनको होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट वन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। मैं बता दूं कि इस पेपर में जितने आपको हार्ड क्वेश्चन आए हैं वो 60% रहेंगे, बाकी 41 लाइनर क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो अभी तक जो शुरू के जो क्वेश्चन आए हैं आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ने मोस्टली पेपर कवर किया था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, तो किसकी कमी से हो गया होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। किसके कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट अ फैट सॉल्यूबल। तो विटामिन ए, डी, ई के ये सभी फैट सॉल्यूबल हैं, और विटामिन बी और विटामिन सी कैटेगरी के विटामिन क्या हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ चेंजेस इन न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। जो मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को लेके वो क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मेमोरी, पेन या फिर वेस्कुलर फ्लो। यहाँ पर जो सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को चेक करने का वो क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट वन इज पेशेंट विथ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस डिमॉन्स्ट्रेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पेशेंट को यदि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है तो क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज्ड CSF ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज्ड CSF ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज CSF प्रोटीन लेवल या फिर इंक्रीज CSF मैग्नीशियम लेवल। तो यहाँ पर यदि मेनिंजाइटिस है तो ग्लूकोज लेवल आपको सबसे पहले याद रखना है। क्या है, मेनिंजाइटिस में जो CSF है, क्या है, मेनिंजाइटिस में जो CSF में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसमें क्या फाइंडिंग देखने को मिलेंगी, तो इसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है क्या रहेगा, कम रहेगा। डिक्रीज्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ग्लूकोज लेवल, जो CSF में ग्लूकोज का लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। जो WBC काउंट है वो ज़्यादा होगा, क्लियर, लैक्टेट ज़्यादा होगा। लेकिन जो CSF में प्रोटीन का लेवल भी बढ़ जाता है, कभी कभी बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है तो यहाँ पर प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो यहाँ पर जो सही फाइंडिंग होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के वो होगी डिक्रीज CSF ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफिनोइडल अप्रोच इज यूज्ड इन द एक्सिजन ऑफ विच टाइप ऑफ ट्यूमर्स। एक्सिजन का मतलब होता है सीधा काट के अलग करना।
क्वेश्चन है यहाँ पर ट्रांसफिनॉइडल, क्या है, ट्रांसफिनॉइडल अप्रोच है, जो ट्रांसफिनॉइडल अप्रोच है किस ट्यूमर को अलग करने के लिए, एक्सीजन करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है ग्लियल ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर, ओलिगोडेंड्रियोग्लोमास या फिर ऑक्स्टिक ट्यूमर्स, ऑक्स्टिक न्यूरॉन्स। तो ट्रांसफिनॉइडल अप्रोच है जनरली एक एंडोस्कोपिक और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्जरी है जो कि ब्रेन में या फिर स्पेनॉइड बोन के यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पर ये सर्जरी किसके लिए की जाएगी, पिट्यूटरी ट्यूमर को अलग करने के लिए। किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में यदि ट्यूमर हुआ है तो उसको अलग करने के लिए प्रोसीजर किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मतलब गलत मैच कौन सा है। ऑप्शन में डिस्फेजिया, इनेबिलिटी टू स्पीक, हेमीपैरेसिस वीकनेस, हेमीप्लेजिया पैरालिसिस, अफेसिया इनेबिलिटी टू कम्युनिकेट। अब देखिए यहाँ पर डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, क्या है, डिस्फासिया होता PHASIA होता तो होता है इनेबिलिटी टू स्पीक, लेकिन डिस्फेजिया का मतलब होगा डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, कुछ भी निगलने में प्रॉब्लम होना। हेमीपैरेसिस का मतलब होता है वीकनेस, हेमीप्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस, अफासिया का मतलब होगा डिफिकल्टी टू कम्युनिकेट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच आपका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिस्फासिया, डिस्फेजिया, इनेबिलिटी टू स्वॉलोइंग है ना कि इनेबिलिटी टू स्पीक आएगा। नेक्स्ट वन इज फेनिटोइन, कार्बामाज़ेपाइन एंड वालप्रोएट आर ड्रग क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी। तो फेनिटोइन हो गई, कार्बामाज़ेपाइन हो गई, वालप्रोएट हो गई, ये किस कैटेगरी की ड्रग है। ऑप्शन में है यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, या फिर एंटी डिप्रेसेंट, या फिर एंटी साइकोटिक्स। तो ये किस कैटेगरी की ड्रग है, तो ये कहलाएंगी एंटी एपिलेप्टिक। फेनिटोइन है जो जनरली एपिलेप्सी में यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर क्या है, एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग है। हेलोपेरिडोल पूछते या फिर आपसे डिप्रेशन की मेडिसिन पूछते तो यहाँ पर वो अलग होती। नेक्स्ट वन इज कोलिनार्जिक क्राइसिस अकर्स बिकॉज ऑफ ओवर मेडिकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो कोलिनार्जिक क्राइसिस है जो मेडिकेशन, ओवर मेडिकेशन के कारण हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन होगी, माइस्थेनिया ग्रेविस, गुइलेन-बेयर सिंड्रोम, सिएट्रोप्स जैकब डिसीज, एम्ब्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। तो यहाँ पर जो कोलिनार्जिक क्राइसिस है अकर्स बिकॉज ऑफ ओवर मेडिकेशन, किस कंडीशन में कोलिनार्जिक क्राइसिस होगी, यदि आपने ज़्यादा दे दी है तो ये होगी माइस्थेनिया ग्रेविस में। किसमें, माइस्थेनिया ग्रेविस में। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द प्राइमरी नर्सिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लाइंट विथ अ cerebrovascular accident is maintenance of the airway. To achieve this objective, the nurse should initially place the client in the। तो यदि प्राइमरी नर्सिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, यदि पर्सन को सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है और आपको एयरवे मेंटेन करना है तो आप कौन सा ऑब्जेक्ट या फिर किस चीज़ को अचीव करने के लिए यहाँ पर कौन सी पोजीशन देंगे। आपको एयरवे मेंटेनेंस करना है, पर्सन CVA का है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, प्रोन पोजीशन देंगे, लेटरल देंगे, सुपाइन देंगे कि ट्रेंडलाइन वर्क देंगे, कौन सी पोजीशन आप देंगे पर्सन को। तो जब भी आपके एयरवे की बात की जाती है पर्सन में, CVA का पर्सन है, तो यहाँ पर आपको एयरवे के लिए मेंटेन करना है, आपका एम क्या है, एयरवे को मेंटेन करना है, तब आप ऐसे केस में पर्सन को लेटरल पोजीशन देंगे। क्या देंगे, लेटरल पोजीशन देंगे, ताकि जो आपका ICP भी मेंटेन रहे और एस्पिरेशन को भी आप प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट वन इज द क्लाइंट डायग्नोज्ड विथ आर्टरियल फिब्रिलेशन हैज एक्सपीरियंस्ड अ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन वुड द नर्स एंटीसिपेट बीइंग ऑर्डर्ड फॉर क्लाइंट एज डिस्चार्ज। तो यहाँ पर यदि कोई पर्सन आर्टरियल डिफिब्रिलेशन हुआ है, साथ में उसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक भी आया है, तो मेडिकेशन देते हैं आप जब पर्सन को, तो और साथ में कौन सी मेडिसिन देंगे, ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन, बीटा ब्लॉकर्स एंड एंटी हाइपरयूरिसीमिया मेडिकेशन, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन। तो आर्टरियल फिब्रिलेशन के पर्सन में आप कौन सी मेडिसिन देंगे, क्योंकि उसको इस्केमिक अटैक भी आया है, तो ऐसे केस में आप पर्सन को ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन देंगे। कौन सी, ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन भी देंगे।
क्योंकि साथ में इस्चमिया अटैक भी आया है, इसलिए ताकि कोई भी क्लॉट वगैरह ना जमे और दोबारा से ये अटैक है जो ना आ पाए। नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर कौन सा है? सेरिब्रल एंजियोमा, ग्लियोमा, फाइब्रोएडिनोमा या फिर बिल्म्स ट्यूमर। तो बिल्म्स ट्यूमर तो किडनी का ट्यूमर हो गया यहाँ पे। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर की बात की जा रही है तो वो एक ग्लियल सेल्स में होने वाला ट्यूमर, जो ग्लियल सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं? ब्रेन में। ब्रेन ट्यूमर जो सबसे कॉमन और प्राइमरी है वो क्या है? ग्लियोमा। नेक्स्ट वन इज द सीटी स्कैन ऑफ द हेड शोज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द स्कल एंड ड्यूरा मैटर। विच टाइप ऑफ हेड इंजरी डज दिस फाइंडिंग सजेस्ट। तो सीटी स्कैन में पता चला कि ब्लड है जो स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में है। कहाँ पर है? स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में। तो जब भी ब्लड है जो क्या है, कहाँ पर है? ब्लड स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में है, तब इसके कहाँ पे हेमेटोमा होगा? सब ड्यूरल हेमेटोमा, सब एर्कनॉइड, एपिड्यूरल या फिर कंट्यूजन। तो जब भी ब्लड है जो स्कल और ड्यूरा मैटर के क्या है? स्कल और ड्यूरा मैटर, जो सबसे टफ और आउटर लेयर हो गई क्या है? ड्यूरा मैटर, उसके ऊपर क्या है? स्कल, इन दोनों के बीच में ब्लड होगा तो ये कहलाएगा एपिड्यूरल हेमेटोमा। क्या है? एपिड्यूरल हेमेटोमा। अब यहाँ पर 3 लेयर होती हैं मेनिंग्स, जो कवरिंग है आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की 3 लेयर होती हैं। ड्यूरा मैटर जो कि सबसे आउटर लेयर है, जो कि स्कल से अटैच रहेगी। फिर होती है एनक्रोनॉइड। क्या है? एनक्रोनॉइड मैटर, या फिर हम जिसको कहेंगे ब्लड वेसल्स को कलेक्ट करने वाली लेयर। जो दूसरी होती है सब आर्कनॉइड स्पेस। क्या है? सब आर्कनॉइड स्पेस, जिसमें CSF भरा होता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, सब आर्कनॉइड स्पेस में क्या रहेगा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जब से इनर लेयर होती है पाया मैटर। कौन सी? पाया मैटर। मिडिल एर्कनॉइड जो कि वेव स्ट्रक्चर की रहेगी, जो कि कुशन का काम करेगी, CSF रहेगा उसमें। फिर यहाँ पर जो लास्ट होगी आपकी एंड में, या फिर सबसे बाहरी लेयर कहेंगे हम जिसको, तो वो होगी ड्यूरा मैटर। और यदि जब स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में ब्लड कलेक्ट हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? एपिड्यूरल हेमेटोमा। नेक्स्ट इज साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर आर। तो जब भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तब कौन से साइन देखने को मिलेंगे? स्लो बाउंडिंग पल्स होगी, BP बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा? हाई टेम्परेचर होगा। क्वेश्चन में देखिए मैंने आंसर आपको इसलिए डायरेक्ट बताया है, ICP बढ़ने के जो 3 ट्रायस साइन बता दिए हैं। मेन तो होता है स्लो बाउंडिंग पल्स, BP बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। ICP बढ़ता है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? मैनिटॉल, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट इज द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। व्हाट वुड द नर्स एंटिसिपेट द क्लाइंट प्राइमरी कंप्लेंट टू बी। तो यहाँ पर आप किसी पर्सन में आपने टेंटेटिव मतलब कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, तो ये किस तरीके से आप कह देंगे? क्या प्राइमरी कंप्लेंट रहेगी पर्सन की? डिक्रीज्ड एपेटाइट, फ्रिक्वेंट इंसोम्निया, रिकरेंट हेडेक या फिर पेरिफेरल एडिमा। तो पर्सन को ब्रेन ट्यूमर आप सीधे डायरेक्ट जाके नहीं बता देंगे कि मान लीजिए यहाँ पर तो आंसर आपका आ गया बार बार हेडेक का होना। इसके लिए डॉक्टर CT स्कैन कराते हैं, MRI कराएंगे। लेकिन यहाँ पे आप किसी पर्सन का बार बार हेडेक हो रहा है तो बिना किसी चीज़ के आप उसको ब्रेन ट्यूमर है जो नहीं बता देंगे विदाउट डायग्नोसिस। टेंटेटिव डायग्नोसिस का मतलब है कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। और इसके लिए जो आपके प्राइमरी कंप्लेन की बार बार एटलीस्ट साल में कई बार आपका हेडेक होता है, तो ये हो सकता है माइग्रेन के कारण है या फिर कुछ अदर रीज़न हो सकती है, नहीं कि आपको सीधा ब्रेन ट्यूमर है। लेकिन बेस्ड ऑन ऑप्शन की बात करें हम तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा रिकरेंट हेडेक, बार बार सिर दर्द होना। नेक्स्ट वन इज टेम्पररी पैरालिसिस ऑफ 7th cranial nerve that cause paralysis only of the affected side of the face occurs in। पैरालिसिस हो रहा है कहाँ पर? फेस के एक ही साइड पर, जो कि 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व के कारण। बेल्स पाल्सी, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, माइलाइटिस या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये कहलाएगा आपका 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व, जिसको हम फेशियल नर्व भी कहेंगे। जब 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व डिस्टर्ब होती है तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी बेल्स पाल्सी। क्या है? बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट इज द करेक्ट एंगल फॉर हेड ऑफ द बेड। एलिवेशन इज वेंटिलेटेड पेशेंट टू डिक्रीज रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पर हेड ऑफ द बेड जब आप कहते हैं कि हेड ऑफ द बेड एलिवेट कर दिया
मतलब उठा दिया यदि पर्सन वेंटिलेटेड है, जिसके कारण आप रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं। कितना उठाना है बेड के हेड को? 20 to 30 डिग्री, 30 to 45, 45 to 60 या फिर 90 डिग्री। 90 डिग्री में तो सीधा आपका एंगल ही बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हेड ऑफ द बेड उठाना है, मतलब पर्सन को आपको क्या करना है, सेमी फॉलोअर पोजीशन में भेजना है, और ये होगा 30 से 45 डिग्री के कोण पर। यहाँ पर 30 to 35 डिग्री, सॉरी 30 to 45 डिग्री एंगल पर आप हेड ऑफ द बेड को एलिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच लेयर इनक्लोज द वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के जो वॉल्व्स हैं उनको कौन सी लेयर कवर करेगी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम या फिर एंडोकार्डियम। जो लेयर वॉल्व्स को कवर करेगी वो कौन सी होगी? वो कहलाएगी एंडोकार्डियम। सॉरी, जो हार्ट के वॉल्व को कवर करेगी वो लेयर क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एंडोकार्डियम। नेक्स्ट इज विच टू वॉल्व्स ऑफ द हार्ट ओपन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। एनाटॉमी के क्वेश्चन है आपके कि कौन से दो वॉल्व हैं जब हार्ट है जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर वॉल्व ओपन होंगे? आउटिक ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनिक एंड आउटिक वॉल्व, पल्मोनिक एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व या फिर आउटिक एंड मिट्रल वॉल्व। जो दो वॉल्व वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ओपन होंगे वो होंगे पल्मोनिक एंड आउटिक वॉल्व्स। कौन से? पल्मोनिक एंड आउटिक वॉल्व। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल इज कॉल्ड। तो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें ब्लड इजेक्ट होगा वेंट्रिकल से क्या है? प्रीलोड है। प्रीलोड में तो फील्ड होगा। एजेक्शन फ्रैक्शन, आफ्टर लोड या फिर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, तो ये होगा आपका आफ्टर लोड। क्या है? ये कहलाएगा आफ्टर लोड। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैज टू मेजर ब्रांचेस, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड आर्टरी एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो यहाँ पर दो मेजर ब्रांच हैं जिसमें सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। कौन सी आर्टरी की ब्रांच है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, राइट पल्मोनरी, राइट कोरोनरी या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कौन सी कोरोनरी आर्टरी की ये दो ब्रांच, सॉरी कौन सी कोरोनरी यहाँ पर है? तो ये कोरोनरी आर्टरी की ही ब्रांच। तो यहाँ पर जो किस राइट की हैं कि लेफ्ट की हैं? तो यहाँ पर एक किसकी है? राइट कोरोनरी आर्टरी, सॉरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। किसकी? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। राइट कोरोनरी तो राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और एक्यूट मार्जिनल आर्टरी में ब्रांच रहेंगी, लेकिन लेफ्ट में क्या होगा? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड एंटीरियर। टी वेव इन द ईसीजी ग्राफ रिप्रेजेंट। तो आपने PQRST QRS कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, तो टी वेव ईसीजी में क्या रिप्रेजेंट करेगी? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या फिर आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पर आप अपने आंसर भी है जो पुट कर सकते हैं। क्या है? आप अपने आंसर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जो ECG है, क्या है? ECG है। ECG जनरली हार्ट की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए यूज़ की जाएगी। अब ECT में है जो टी वेव है, जो टी ग्राफ है, क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ECG में जो टी वेव है क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये करेगी आपकी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को प्रेजेंट। किसके लिए? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज विच डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन मेजर द साइज एंड इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर जो हार्ट की साइज हो गई, कितना ब्लड इजेक्ट होता है, वो सब कैसे मेजर होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से, इकोकार्डियोग्राफी से, ट्रेडमिल टेस्ट से कि वेरियम स्वालो से। तो यहाँ पर फ्रैक्शन की भी बात की जा रही है। किसकी? फ्रैक्शन की भी बात की जा रही है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये टेस्ट होगा कौन सा? जिसमें एक्शन ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट की साइज वगैरह, कुछ ब्लॉक वगैरह नहीं, तो ये सब तो पता चल जाएगा आपको ECG से। लेकिन कितना ब्लड इजेक्ट होता है ये सब पता किस तरीके से चलेगा? इकोकार्डियोग्राफी से। किससे? इकोकार्डियोग्राफी। ध्यान से देखिए आप, इकोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अलग अलग है। ECG और इकोकार्डियोग्राफी दोनों अलग है। इकोकार्डियोग्राफी को कार्डियक इकोग्राफी भी कहेंगे, जिसमें हार्ट की अल्ट्रासाउंड हम एक तरीके से कह सकते हैं। हार्ट का अल्ट्रासाउंड क्या है? इकोकार्डियोग्राफी। तो यहाँ पर विजुअल इमेज दिखाई जाएगी, जिसको हम इकोकार्डियोग्राम कहेंगे। और जो इकोकार्डियोग्राम टेस्ट है जनरली हार्ट की कंडीशंस को चेक करने के लिए किया जाएगा कि जो चारों तरफ वेसल्स हैं उनमें कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है, सब चीज़ें देखने के लिए। नेक्स्ट इज
आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन इमीडिएट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज, कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद है जो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, चेक फॉर डिस्टल पल्स एंड ब्लीडिंग फ्रॉम साइड, प्रोवाइड बेड रेस्ट फॉर 4 to 6 hours एंड मूव द एक्सट्रीमिटीज एवरी आवरली, एंश्योर पेशेंट सेफ्टी बाय हेल्पिंग हिम गेट आउट ऑफ द बेड, इंस्ट्रक्ट टू ड्रिंक एडिक्वेट फ्लूइड टू फ्लश आउट द कॉन्ट्रास्ट एजेंट इफ यूज्ड। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन जब भी किया जाएगा तो पर्सन की जो ब्लीडिंग साइट है वो डिस्टल पल्स है उसको बार बार चेक किया जाएगा, क्योंकि जब भी इस तरीके से ऑप्शन आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी तो होती है ब्लीडिंग साइट को चेक करना, दूसरा है यहाँ पे डिस्टल पल्स को चेक करना। नेक्स्ट इज द ऑस्लर नोड्स एंड जेनवे लीजन्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ ए, आपने कई बार पढ़ा है, क्या है ऑस्लर नोड्स, क्या है ऑस्लर नोड्स और जेनवे लीजन्स दोनों देखने को मिलते हैं किसमें, मायोकार्डाइटिस में, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस या फिर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में। तो जो ऑस्लर नोड्स हैं ये क्या है, टिप ऑफ द फिंगर और टोज, जो आपके फिंगर हैं हो गई हाथ की या फिर टो की लास्ट जो पॉइंट है टो, जो क्या है टॉप पार्ट है यहाँ पे दर्द होना, और जब पाम और सोल्स में आपके जो नॉन पेनफुल लीजन्स दिखाई देना वो है जेनवे लीजन्स, और ये देखने को मिलेंगे किसमें, ये देखने को मिलते हैं एंडोकार्डाइटिस में, किसमें, एंडोकार्डाइटिस में। क्लासिकल साइन भी इसके माने जाएंगे ऑस्लर नोड्स और जेनवे लीजन्स। नेक्स्ट इज विथ एजिंग द ब्लड प्रेशर इज ऑफन हायर ड्यू टू, जैसे जैसे एज बढ़ती है बीपी बढ़ना स्टार्ट होता है, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि बच्चों में बीपी है जो उतना नहीं बढ़ता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। ऑप्शन है लॉस ऑफ मसल मास, चेंज इन एक्सरसाइज एंड डाइट, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस या डिक्रीज इलास्टिसिटी इन आर्टेरियल वॉल्स। जैसे जैसे एज बढ़ती है तभी आपको क्या प्रॉब्लम होती है, तब होगी बीपी बढ़ने की समस्या, और ये होता है आर्टेरियल वॉल की इलास्टिसिटी कम होने के कारण, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आर्टेरियल वॉल की इलास्टिसिटी कम होगी और बीपी बढ़ना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज पीपल विथ मैकेनिकल वॉल्व्स रिक्वायर्ड टू टेक दीज मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग, तो जिसको यदि मैकेनिकल वॉल्व्स लगे हैं लाइफ लॉन्ग कौन सी मेडिकेशन दी जाएंगी, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीकोगुलेंट्स की एंटीबायोटिक। जिसको वॉल्व लगे हैं मैकेनिकल वॉल्व लगाए गए हैं तो उसमें हमेशा एंटीकोगुलेंट दिए जाएंगे ताकि रक्त का थक्का ना जमे, और थक्का जमने के कारण क्या हो, क्लॉट ना जमे, और जिसके कारण कोई भी ब्लॉकेज ना हो, इसलिए मैकेनिकल वॉल्व वाले पर्सन को हमेशा एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज पॉजिटिव इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो डीबीटी का क्लासिकल साइन पूछा है, हॉमन्स, जैकमियर, कर्निंग्स, हैगर्स, तो हैगर्स प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, जैकमियर देखने को मिलेगा, कर्निंग्स मेनिंजाइटिस में देखेंगे आप, हॉमन्स होगा डीबीटी के पर्सन में जिसमें काफ मसल्स में पेन होगा। नेक्स्ट वन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्डियक रिदम इज नॉन शॉकेबल, कौन सी कार्डियक रिदम है जो कि नॉन शॉकेबल है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नॉन शॉकेबल है होगा पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कौन सी, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फुल फॉर्म ऑफ एईडी, तो एईडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑटोनॉमस एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्स्ट्रा कॉर्पोरल डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिसिंक्राइजर या फिर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। एईडी मशीन एग्जाम में आती है इमेज बेस्ड क्वेश्चन में, तो ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, कौन सा, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, यहाँ पे मशीन ऐड करती हूँ मैं जिससे आपको इमेज के साथ और इजी में आई हुई थी लास्ट टाइम। नेक्स्ट वन इज द आइनोट्रोपिक मेडिकेशन प्राइमरली, आइनोट्रोपिक मेडिकेशन क्या करेंगी, डिक्रीज द आफ्टर लोड, इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज द प्रीलोड या फिर डिक्रीज द हार्ट रेट। तो जो आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं क्या है, आइनोट्रोपिक्स एजेंट्स हैं या फिर आइनोट्रोपिक्स ड्रग्स हैं, ये क्या करेंगी, यहाँ पर आप भी अपना आंसर ऐड कर सकते हैं। तो जो आइनोट्रोपिक एजेंट्स होंगे क्या होंगे, आइनोट्रोपिक एजेंट्स होंगे जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, उसको बढ़ाने के लिए मेडिकेशन दी जाएंगी, तो क्या करेंगी, इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, क्या है, इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आइनोट्रोपिक में बहुत सारी मेडिसिन आ जाएंगी, एपिनेफ्रिन आ जाएगा, नॉर एपिनेफ्रिन आ जाएगा, तो जनरली इमरजेंसी वाली ड्रग्स इसमें आ जाएंगी।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ECG फाइंडिंग अलर्ट द नर्स दैट द क्लाइंट नीड्स एन एंटी एरिथमिक। तो यहाँ पर कौन सी ECG फाइंडिंग बताएगी कि पर्सन को एंटी एरिथमिक मेडिकेशन की ज़रूरत है। नॉर्मल साइनस रिदम, साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस अरिथमिया, फिर फ्रिक्वेंट वेंट्रिकुलर एक्टोपी। कौन से केस में ECG बताएगी कि एंटी एरिथमिक एजेंट्स लेना ज़रूरी है। तो होगा फ्रिक्वेंट वेंट्रिकुलर एक्टोपी। क्या है? फ्रिक्वेंट मतलब बार बार वेंट्रिकुलर एक्टोपी का होना। नेक्स्ट इज a nurse has performed an ECG. At the time of interpretation, she found that it is normal sinus rhythm. The normal duration of the QRS complex. QRS complex का जो normal duration है ये आपसे पूछा गया है। आप लोग भी यहाँ पे अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो जो QRS कॉम्प्लेक्स है, क्या है? QRS कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर कितने टाइम का रहेगा? तो होगा 0.08 से 0.10 सेकेंड का। कितना? 0.08 से क्या है? 0.08 से 0.10 सेकेंड का QRS कॉम्प्लेक्स का जो ड्यूरेशन यदि पूछा जाता है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द नर्स नीड्स टू इन्फॉर्म द कार्डियक सर्जन इमीडिएटली when she observe which one of the following parameter during the first post-operative day of a patient who has undergone coronary artery bypass grafting। यदि किसी पर्सन की कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हुई है तो आफ्टर जो सर्जरी के बाद, ग्राफ्टिंग के बाद आप कौन से पैरामीटर चेक करेंगे? यूरिन आउटपुट, टेम्परेचर, चेस्ट ड्रेनेज या फिर डिस्कम्फर्ट एट द इंसिजन साइट। तो कार्डियक सर्जन से आप इमीडिएटली किस चीज़ के बारे में करने को कहेंगे? यदि यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 ml पर kg पर आवर होता है तो कितना? लेस देन 0.5 ml पर kg पर बॉडी आवर। तो यहाँ पर यदि फ्लूइड और ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बाद भी पर्सन में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए जब भी हार्ट की सर्जरी होती है तो यूरिन आउटपुट सबसे पहले चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट रिपोर्ट दैट ही एक्सपीरियंस चेस्ट पेन व्हेन एवर ही परफॉर्म्स एक्टिविटीज बट इज रिलीव्ड बाय टेकिंग अ रेस्ट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब भी आपको चेस्ट पेन होता है, जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं और जब रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है? अनस्टेबल एंजाइना, स्टेबल वेरिएंट या प्रिंट्स मेटल एंजाइना। एक अलग स्टेबल एंजाइना, जैसे रेस्ट किया आपका चेस्ट पेन होना ठीक हो गया। एंजाइना का मतलब ही होता है चेस्ट पेन। नेक्स्ट इज रूमेटिक हार्ट डिसीज रिजल्ट फ्रॉम रूमेटिक फीवर विच इज कॉज्ड बाय। रूमेटिक हार्ट डिसीज किसके कारण होगी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, प्रोटोजोअल, वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन। रूमेटिक हार्ट डिसीज होगी जब किसी पर्सन को रूमेटिक फीवर हो रहा हो रहा होता है बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई के द्वारा। बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज हार्ट वॉल्व अफेक्टेड मोस्ट बाय रूमेटिक फीवर। एक एग्जाम में आता है मिट्रल स्टेनोसिस देखने को मिलती है किसमें? रूमेटिक फीवर में। तो क्या है? मिट्रल वॉल्व। कौन सा वॉल्व सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा रूमेटिक फीवर में? तो होगा मिट्रल वॉल्व। नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज्ड फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस के लिए कौन सा क्राइटेरिया अपनाया जाता है? जोन्स, नायसा, ड्यूक्स या फिर रॉकफॉल। तो यहाँ पर जोन्स क्राइटेरिया तो है जो रूमेटिक फीवर के लिए अपनाया जाता है। एंडोकार्डाइटिस के लिए जो क्राइटेरिया अपनाया जाता है वो क्या है? ड्यूक्स क्राइटेरिया। क्या है? ड्यूक्स क्राइटेरिया। तो इसमें भी जो ड्यूक्स क्राइटेरिया है, यहाँ पे ड्यूक्स क्राइटेरिया में भी दो चीज़ें चेक की जाती हैं। एक होता है पैथोलॉजिकल मेजर और माइनर क्राइटेरिया। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, मेनली यही आता है कि एंडोकार्डाइटिस का क्राइटेरिया किससे चेक होगा? तो होगा ड्यूक्स क्राइटेरिया से। नेक्स्ट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम किसको कंट्रोल करेगा? कॉन्शियसनेस को, रिफ्लेक्स एक्शन को, मेमोरी को कि स्पीच एंड वोकेबुलरी को। किसको रेटिकुलरी एक्टिवेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा? तो होगी आपकी कॉन्शियसनेस। किसके लिए? कॉन्शियसनेस के लिए। मोस्ट यूज्ड साइट फॉर टेस्ट डोज ऑफ मेडिकेशन इज। तो मोस्टली यूज्ड साइट है जो कि मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए की जाती है। फोरआर्म, ग्लूटियल रीजन, डेल्टॉइड मसल या फिर फिंगरप्रिंट।
क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मोस्ट यूज्ड साइट फॉर टेस्ट डोज यदि किसी मेडिकेशन का दिया जाता है, या फिर टेस्ट डोज का मतलब है यहाँ पर किसी भी मेडिसिन की एलर्जी भी पता करनी है, किससे कहाँ पता करेंगे हम, ये करेंगे हम फोर आर्म में। कहाँ पे? फोर आर्म में। नेक्स्ट इज द न्यूमेटिक बेड इज यूज टू प्रिवेंट। न्यूमेटिक बेड का यूज़ किसके लिए किया जाएगा? जॉइंट पेन को, प्रेशर अल्सर को, बैक पेन की, हिप पेन के लिए। न्यूमेटिक बेड है किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए। डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर अल्सर, इसको जो मेज़र करने के लिए कितनी कैटेगरी तक पहुंचा है उसके लिए ब्रेडन स्केल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लाइंट विथ पार्किंसंस डिसीज इज एक्सपीरियंसिंग एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग सिंस बिगिनिंग ऑफ ट्रीटमेंट विथ लेवोडोपा, व्हाट शुड बी द इनिशियल एक्शन? लेवोडोपा दी जा रही है किसी पर्सन को, पार्किंसंस डिसीज है तो पार्किंसंस वाले पर्सन में डोपामिन का लेवल कम होता है, लेवोडोपा ट्रीट करने के लिए दी जाएगी। तो इनिशियल एक्शन क्या होगा? असेस फूड एंड प्रेफरेंस, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, होल्ड मेडिकेशन एंड एडमिनिस्टर मेडिकेशन विथ फूड। तो इरिटेशन होगा लेवोडोपा देने के बाद, इसीलिए पहले खाना खिला दें, आफ्टर दैट ही मेडिकेशन दें, तो वॉमिटिंग नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि पर्सन को ऑलरेडी एनोरेक्सिया हो रहा है, मतलब भूख तो लग ही नहीं रही है, वॉमिटिंग हो रही है, और ऊपर से लेवोडोपा ले लो तो और इरिटेशन होगा आपके बाउल में, और आपको क्या होगा? सीधा वॉमिटिंग होगी। नेक्स्ट वन इज कोर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट इन द बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कब होता है? अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून की नाइट में? कोर बॉडी टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है लेट आफ्टरनून में। कब? लेट आफ्टरनून में। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कार्डियक बायोमार्कर? तो इनमें से कौन सा है जो कार्डियक बायोमार्कर नहीं है? एल्कलाइन फॉस्फेटेस, क्रेटिनिन काइनेस, ट्रोपोनिन या फिर मायोग्लोबिन। तो जो कार्डियक बायोमार्कर नहीं है वो है आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेस। क्या है? एल्कलाइन फॉस्फेटेस। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ब्लड प्रेशर 180/130 mm of Hg, headache, confusion. Which additional finding in constant diagnosis of hypertensive emergency? पर्सन में बीपी इतना ज़्यादा हाई है 180/130, और कौन सी फाइंडिंग होगी कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंसीडर की जाएगी? रेटिनोपैथी, ब्रेडिकार्डिया, जॉइंटिस या फिर यूरिनरी रिटेंशन। तो यहाँ पर जब आपको धुंधला भी देखने लगे इतने ज़्यादा बीपी बढ़ने के बाद, तब यहाँ पर जो कौन सा एक और फाइंडिंग होगी वो होगी रेटिनोपैथी। क्या होगी? रेटिनोपैथी। Next one is Cushing triad refers to set of signs that are indicative of. Cushing triad में सभी चीज़ें कौन से सेट ऑफ साइन है जो इंडिकेट होंगे? एक होता है ब्रैक्स ट्रियाड, दूसरा होता है कुशिंग ट्रियाड। कुशिंग ट्रियाड किसके लिए होता है? आईसीपी बड़ा होता है तब। किसके लिए? आईसीपी बड़ा होता है तब। कुशिंग ट्रियाड जनरली जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर किसी भी इंजरी के कारण, हेड इंजरी के कारण बढ़ जाए, तो यहाँ पर सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, डायस्टोलिक बीपी कम होगा, ब्रेडिकार्डिया होगी और रेगुलर रेस्पिरेशन होगा। ट्रियाड का मतलब होगा तीन चीज़ें। क्या है? तीन चीज़ें, जिसमें आपका क्या होगा? तीनों चीज़ें क्या रहेंगी? डिस्टर्ब रहेंगी। तीन कंपोनेंट होंगे, बीपी बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। ये तीनों साइन किसके हैं? आईसीपी बढ़ने के। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ जनरलाइज्ड सीजर? जनरलाइज्ड सीजर का टाइप कौन सा? एब्सेंट सीजर, प्स्यूडो सीजर, पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल। जनरलाइज्ड सीजर का टाइप है एब्सेंट सीजर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ड्रग थेरेपी फॉर चिल्ड्रन विथ एपिलेप्टिक सीजर? नॉन ड्रग थेरेपी कौन सी? मतलब जिसमें मेडिकेशन नहीं है। कीटोजेनिक डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट या हाई फाइबर डाइट। नॉन ड्रग थेरेपी एपिलेप्टिक सीजर के पर्सन में वो होगी कीटोजेनिक डाइट। कौन सी? कीटोजेनिक डाइट। आपने कभी कभी न्यूज़ में सुना होगा कि कीटो डाइट से ये प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोग लेते हैं कीटो डाइट। तो यहाँ पर जो कीटो डाइट है, क्या है? कीटो डाइट है। तो ऐसे फूड आएंगे कीटो डाइट में जो कि आपके मेनली जिसमें हाई फैट होगा और लो कार्बोहाइड्रेट होगा, जो कि बॉडी को फैट ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। अ डाइट हाई इन फैट एंड लो इन कार्बोहाइड्रेट दैट कॉज द बॉडी टू ब्रेक डाउन फैट इनटू मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द कीटोन्स।
इस डाइट को एपिलेप्टिक सीजर के पर्सन में यूज़ किया जाएगा। वो क्या है? कीटोजेनिक डाइट। नॉन ड्रग थेरेपी की बात हो रही है इसलिए। साउंड क्रिएटेड बाय टर्बुलेंट एब्डोमिनल ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट हियर ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन। तो टर्बुलेंट एबनॉर्मल ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट, कुछ जो साउंड आता है किसके कारण है? कुछ एबनॉर्मल ब्लड फ्लो के कारण ऑस्कल्टेशन के टाइम पे आपको सुनाई देता है। तो ये क्या है? ये कहलाएगा मर्मर साउंड। कौन सा? मर्मर साउंड। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साउंड दैट प्रोवाइड्स द सिस्टोलिक प्रेशर रीडिंग एंड इट्स द फर्स्ट कॉर्टिकॉफ साउंड हियर डज द प्रेशर इन द ब्लड प्रेशर कफ इज रिलीज्ड। तो ये हमने कॉर्टिकॉफ साउंड भी कई बार पढ़ा हुआ है और ये होता है जब शार्प टैपिंग साउंड। क्या है? ब्लड प्रेशर है जो कफ रिलीज करता है, वो प्रेशर बीपी का मेजर करने के टाइम जो कफ रहेगा वो प्रेशर रिलीज किया जाएगा। तो जो साउंड आएगा वो क्या होगा? शार्प टैपिंग साउंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन शोन टू इम्प्रूव द आउटकम इन पेशेंट डायग्नोस्ड टू ग्लीन-वेयर सिंड्रोम। ग्लीन-वेयर सिंड्रोम में कौन सा ट्रीटमेंट है जो दिया जाएगा? हीट थेरेपी, इमोबिलाइजेशन, एंटीकोलिनेस्टेरेस या फिर प्लाज्माफेरेसिस। कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा ग्लीन-वेयर सिंड्रोम में? एक तो ऑटो इम्यून डिसीज हो गई, इसमें नर में धीरे धीरे डिजनरेशन देखने को मिलना स्टार्ट होगा। GBS क्या है? GBS सिंड्रोम और ग्लीन-वेयर सिंड्रोम जो कि ऑटो इम्यून डिसीज है, इसमें आपकी नर्व अपनी खुद की बॉडी की सेल्स पे अटैक करेंगी। और इसमें जो ट्रीटमेंट की बात की जा रही है वो क्या है? प्लाज्माफेरेसिस। क्या है? प्लाज्माफेरेसिस, जिसमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरेल को रिमूव किया जाएगा ताकि ब्लड प्लाज्मा और कंपोनेंट्स को एक्सचेंज किया जा सके। और प्लाज्मा प्रोसेस है, यदि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज बनती हैं तो ग्लीन-वेयर सिंड्रोम में जैसा मैंने कहा कि खुद की बॉडी की सेल्स आपकी बॉडी की सेल्स को मारने का काम करेंगी। तो इसमें जब जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज होंगी उनको बाहर निकालने का काम किया जाएगा प्लाज्माफेरेसिस से। नेक्स्ट वन इज पार्किंसंस डिसीज इंक्लूड्स ऑल दी सिम्टम एक्सेप्ट। तो पार्किंसंस डिसीज में ब्रैडीकाइनेसिया होगा, पोस्चरल रिफ्लेक्स डिस्टर्ब होगा, स्टिफ लिम्ब होंगे, ट्रिमर्स होगा हाथ पांव जाव में फेस में, लेकिन थंडर क्लैप हेडेक नहीं होगा। क्या होगा? थंडर क्लैप हेडेक देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज विच टर्म वुड द नर्स यूज टू डॉक्यूमेंट पेन एट वन साइड दैट इज परसीव्ड इन अनदर साइड। तो वो कौन सा पेन होगा कि आपने एक जगह चेक किया लेकिन पेन दूसरी जगह फील होता है। जैसे आपको अपेंडिसाइटिस में जो रोमबर्ग साइन है वो हो गया, तो वैसे ही पेन एक जगह हो कहीं रहा चेक करते हैं तो वो कुछ और है, तो वो होगा रिफर्ड पेन। क्या है? रिफर्ड पेन। फैंटम पेन का मतलब कि जब जो चीज़ एक्चुअल में है ही नहीं वो पेन हो रहा है, जैसे एम्पुटेटेड लेग में। नेक्स्ट इज द टू मेन फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग ब्लड प्रेशर आर पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बीपी के लिए एक फैक्टर है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, दूसरा कौन सा है? कार्डियक आउटपुट, एज, पल्स प्रेशर या फिर पल्स डेफिसिट। तो होगा आपका कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट इज इन इन्फेक्शियस डिसीज सच एज हेपेटाइटिस बी एंड सी रिजर्वर फॉर पैथोजेंसिस। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के जो वायरस रिजर्वर है कहाँ पे रहेंगे? ब्लड में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों ब्लड से फैल सकते हैं, इन्फेक्टेड निडल से फैल सकते हैं, आपको यदि लग जाती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज होने से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों के जो पैथोजन है किस में रहेंगे? ब्लड में। नेक्स्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल लीड टू राइट साइडेड हेमीप्लेजिया एंड अफाजिया। राइट साइडेड हेमीप्लेजिया मतलब राइट साइडेड पैरालिसिस के लिए और अफेजिया के लिए कौन से फैक्टर आर्टरी रिस्पॉन्सिबल होगी? लेफ्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, ब्रेन स्टेम या राइट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ पर राइट साइडेड हेमीप्लेजिया के लिए लेफ्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। नेक्स्ट वन इज फॉर डूइंग नेजोट्रैकियल सक्शनिंग द कैथेटर शुड बी इंसर्टेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट एक्टिविटीज। जब भी आप एंटी सक्शनिंग करते हैं तो कौन सी एक्टिविटीज़ करने को कहेंगे? स्वालोइंग, इनहेलिंग, एक्सेलिंग या फिर रेक्टिंग। यहाँ पर जो नेजोट्रैकियल सक्शनिंग करते हैं आप किसके लिए करते हैं? इनहेल करने के लिए आप कहेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर के लिए इकलौता ही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एनाफ्लेक्सिस। तो एनाफ्लेक्सिक रिएक्शन के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? एट्रोपिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, डिगॉक्सिन या फिर एपिनेफ्रिन।
तो जो एनाफ्लेक्सिस रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी कौन सी, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। यदि आपकी बॉडी में सही से ऑक्सीजन नहीं जाती है तब क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, रेस्टलेसनेस होगा कि बीपी लो होगा, हाइपोटेंशन होगा। जब भी आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो आप अपने आप को थका हुआ फील करेंगे, क्योंकि आपके टिश्यूज़ में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो वो क्या होगा, रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इज नोन एज। तो फेयरनेस का मतलब क्या है, गोरापन नहीं है यहाँ पे आपका, एडवोकेसी है, ऑटोनॉमी है, जस्टिस है कि अकाउंटेबिलिटी। फेयर का मतलब है कि बिना किसी पक्षपात के निर्णय लेना, वो कहलाएगा आपका क्या, जस्टिस। नेक्स्ट इज अपेंडिक्स इज इन। तो अपेंडिक्स कहाँ पे होती है, लेफ्ट एंटीक्यूबाइटल फोसा, द लेफ्ट इलियक फोसा, राइट एंटीक्यूबाइटल फोसा, राइट इलियक फोसा। तो अपेंडिक्स कहाँ पे होती है, अपेंडिक्स होती है राइट इलियक फोसा में। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर कोड क्या है भारत में। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो होता है ब्लैक बॉडी वाइट शोल्डर। ऑक्सीजन गैस डायरेक्ट ड्राई क्यों नहीं दी जाती, क्यों ह्यूमिडिफाई करके दिया जाता है, ताकि ट्रैकिया को क्या करे, इरिटेट ना करे। एमआरआई का फुल फॉर्म है, तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, लेकिन फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कुसमाल ब्रीदिंग इज डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग पैटर्न ऑफन एसोसिएटेड विथ। कुसमाल ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा, या फिर हम ये कहेंगे यहाँ की लेबर्ड ब्रीदिंग मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लग के जो सांस ले रहे हैं आप, वो किस में देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। आरबीएसके का फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट वन इज नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, तो होता है एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड। नेक्स्ट शॉर्ट सफलिंग गेट इज कैरेक्टरिस्टिक सीन इन। शॉर्ट सफलिंग गेट मतलब आपकी बॉडी का पोस्चर, ये देखने को मिलेगा पार्किंसंस में, किसमें, पार्किंसंस में। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अ 1% सॉल्यूशन। तो 1% सॉल्यूशन कौन सा है, तो वो 10 mg in 1 ml। कितना, 10 mg in 1 ml। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूअस विथ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के किस पार्ट से कनेक्ट होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम, मिड ब्रेन या फिर पोन्स। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो अटैच होते हैं तो कहाँ से अटैच होंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। तो ये तो था ऑफिशियल पेपर। तो आप लोग इस पेपर को सभी देखा ही हो, आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। मई 2023 में ही कंडक्ट करवाया गया पेपर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।